आज हम स्टेप ऑफ रिसर्च के बारे में बात करेंगे। रिसर्च पर अब तक की हमारी ये पांचवा वीडियो है। इसमें हम स्टेप ऑफ रिसर्च में हम किस तरह से हम रिसर्च करते हैं किसी भी समस्या को लेकर उस कितने स्टेप्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, रिसर्च चाहे किसी भी फील्ड में की जाए, चाहे वो हमारे एजुकेशन में हो या साइकोलॉजी में हो या सोशलॉजी में हो, ऑलमोस्ट सभी में जो रिसर्च का प्रोसीजर है वो सेम रहता है ना। तो ये जो रिसर्च का प्रोसीजर है, इसको 8 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर हमारी हाइपोथेसिस या परिकल्पना बनाई जाती है, फिर रिसर्च डिज़ाइनिंग होती है, सैम्पलिंग होती है, फिर उसके बाद डाटा कलेक्शन, उस सैम्पलिंग के आधार पर डाटा कलेक्शन होता है। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस जो हमने परिकल्पना बनाई है उसकी टेस्टिंग की जाती है और उसके आधार पे फिर रिपोर्ट दे दी जाती है। कहीं कहीं पे ये आपस में मिलाकर 6 स्टेप में भी दिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम था तो वो किया, फिर उसके बाद उसका लिटरेचर रिव्यू किया, और जो हमने हाइपोथेसिस किया उसके बाद हाइपोथेसिस के बाद जो हमारा रिसर्च डिज़ाइनिंग है, सैम्पलिंग है, वो सारा जो है और डाटा कलेक्शन है, वो सब एक उसमें दे दिया जाता है ना। तो हमने रिसर्च डिज़ाइनिंग, सैम्पलिंग और डाटा कलेक्शन एक उसमें में दे दिया, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, और फिर उसके बाद हमने जो है वो उसका जनरलाइजेशन या रिपोर्ट। अब पहला फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है, तो यही सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसी में ही यही वो पार्ट है जिससे के आधार पर हम पूरी रिसर्च करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये पार्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है कि जब पहला स्टेप है तो इसमें हमें टॉपिक या प्रॉब्लम को पहचानना होता है। टॉपिक या प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना पड़ता है और उसकी जिस पर कि हमें रिसर्च करनी है, और इस टॉपिक को देखते समय हमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखना पड़ता है। अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे देखेंगे? जाहिर सी बात है, हम जो लिटरेचर को रिव्यू इसके लिए हम लिटरेचर को रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो समझ में नहीं आता ना कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ऐसे अगर हम ये बोल दें कि सपोज मेरा डिसिप्लिन में है, और जब डिसिप्लिन के मैं रिसर्चेस देखूं तो पता चले या तो रिसर्चेस बहुत हो चुकी हैं, या फिर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से होंगी, या मेरा जो इंटरेस्ट है, जो मैं सोच के चली थी, वो इंटरेस्ट मेरा उस हिसाब से नहीं चल पा रहा है। तो इसलिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखते समय हम अपने लिटरेचर को रिव्यू करते हैं। लिटरेचर को रिव्यू मतलब हम एक तो इंटरनेट पे जाते हैं, एक हम जर्नल्स देखते हैं, है ना। इसके साथ साथ एनसाइक्लोपीडिया है उसको देखते हैं, पुरानी जो रिसर्चेज हैं उनको देखते हैं। टॉपिक के सिलेक्शन के लिए गूगल स्कॉलर पे जाके अगर सर्च करें तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। आप उस पे आपको उस टॉपिक पर रिलेटेड या आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, डिफरेंट एरिया देखिए उसमें, और उसके बाद जो आपको एरिया पसंद आया उससे रिलेटेड आप सर्च करिए, तो डिफरेंट रिसर्चेज मिलती हैं जो बहुत यूज़फुल। अब स्टेप 2 है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब हम फॉर्मुलेट कर रहे थे अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को, तब भी हमने प्रयोग किया था, तब भी हमने इसको यूज़ किया था। हमने ये देखा था कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट आखिर है किसमें। तो टॉपिक चुनते समय भी हमने, सेलेक्ट करते समय भी हमने लिटरेचर को रिव्यू किया था, और अब जब हमने टॉपिक चुन लिया है तब भी हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करेंगे। यानी अपने जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड हमने जो टॉपिक चुना उसमें देखे जाके कि क्या क्या रिसर्च हो चुकी हैं, किन किन पर रिसर्च हुई है, और जो टॉपिक चूज कर रहे हैं क्या उस पर रिसर्च हो चुकी है, और अगर रिसर्च हुई है तो उसकी फाइंडिंग्स क्या आई हैं, है ना। तो इस तरीके से रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम करते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस हम करते हैं। हाइपोथेसिस कहते हैं टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब हाइपोथेसिस यानी पहले से हमारे दिमाग में एक जो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उस देखो, इसको इस तरीके से समझो कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम लेते हैं या कोई टॉपिक लेते हैं
या कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने होती है, तो हम एक आइडिया लेते हैं ना कि शायद इसका आंसर ये होगा, है ना? शायद इसका जो सॉल्यूशन है वो ये होगा। तो शायद इसका जो सॉल्यूशन ये होगा वो हमारा एक तरीके से हाइपोथेसिस ही होता है रिसर्च में, यानी टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, है ना? हम ये मान के चलते हैं कि शायद यही जो सॉल्यूशन है, यही बात सत्य है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस में हमने दो तरीके की हाइपोथेसिस हैं, एक तो एच नॉट और एक एच वन, मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। हम जो कह रहे हैं उसका वो नहीं हो सकता, ये हमारी नल हाइपोथेसिस कहलाती है ना? जैसे हमने कहा कि स्ट्रेस और जो डिप्रेशन है उसमें रिलेशन है, तो नल हाइपोथेसिस कहेगा नहीं, बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है। और यही चीज़ हम प्रूव भी करते हैं अपनी रिसर्च में। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है तो सही है कि नहीं है, और अगर ये रिजेक्ट हो गई नल हाइपोथेसिस तो हम ये बोलेंगे कि हाँ है। सो अब हम रिसर्च का डिज़ाइन, नंबर 4 जो हमारा स्टेप है वो रिसर्च डिज़ाइन किस तरीके से करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। 4 तरीके से हम अपना रिसर्च डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले तो हम सैंपल डिज़ाइन करते हैं, यानी जब हमने टॉपिक चूज़ किया है तो पॉपुलेशन इसकी क्या होगी, है ना? मतलब किस एरिया को इफ़ेक्ट करता है, उस पर किससे कंसर्न है। अब उस पॉपुलेशन में से हम सैंपल लेंगे, उसका थोड़ा-सा पार्ट ले लेंगे जो हमारे लिए ईज़िली अवेलेबल होगा। क्योंकि हम बहुत बड़े लेवल पर पूरी पॉपुलेशन पर कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते। तो छोटे से पार्ट पर हम उसका रिसर्च करते हैं और फिर उसे एप्लीकेबल कर देते हैं। सैंपल को आप इस तरह से समझो जैसे कि हम कोई चावल जब बना रहे होते हैं तो देगची में चावल पक गया, एक चावल निकाल के हम देख लेते हैं, तो वो जो एक चावल हम निकालते हैं वो उसका सैंपल कहलाता है। तो सबसे पहले हम सैंपल डिज़ाइन कर लेंगे, और उसको इसको लेने का जो तरीका है वो दो तरीके से होता है, प्रोबेबिलिटी मेथड और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। उस प्रोबेबिलिटी मेथड में भी 5 तरीके हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में भी 6 तरीके हैं। जब डिटेल में इसका वीडियो बनाएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। जब आप सैम्पलिंग कर लेते हो तो उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन। ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन मतलब अब आप उन सैम्पलिंग से आप डाटा कलेक्ट करोगे, है ना? लेकिन अब हमें यहाँ ये देखना है कि जो डाटा कलेक्ट हम कर रहे हैं उसका तरीका क्या होगा, यानी उसका मेथड क्या होगा। तो जैसे इन्वेंटरी हम बनाते हैं जनरली, या क्वेश्चनर बनाते हैं, या हम कोई स्टैंडर्डाइज टूल यूज़ करते हैं, तो यहाँ वो पहले सारा डिसाइड कर लेते हैं कि हम क्वेश्चनायर अगर बना रहे हैं या हम इन्वेंटरी बना रहे हैं तो क्या है, कैसे बनना है, इंटरव्यू प्रोसेस से ओरल तरीके से पूछना है या रिटन फॉर्म में पूछना है, वो सारी चीज़ें तैयार करते हैं। थर्ड आता है स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन। स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन का मतलब ये है कि हम इसमें यानी अब एनालाइज करने के लिए डाटा कलेक्ट जो हमारा कलेक्ट हुआ है उसको एनालाइज करने के लिए हमें स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन करना या उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, दो तरीके से स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन बनाया जाता है, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक, है ना? फिर उसमें भी वैरायटी है, ये भी हम जब दूसरी वीडियो बनाएंगे तब उसमें डिटेल से करेंगे। तो यहाँ पे आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि कौन सा हम स्टैटिस्टिकल जो डिज़ाइन है वो यूज़ करेंगे डाटा को एनालाइज करने के लिए। हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे, हम कोरिलेशन ले रहे हैं, या हम जो भी हम चीज़ हम उसका सेंटर टेंडेंसी निकालेंगे, जो भी जिस तरीके का भी हम यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पहले सेट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन। ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन ये होता है कि अब तक हमने जो ये सब बनाया है ना, जिसको आप चाहे तो कह लो कि अब इसको एक तरीके से हमें क्रम से भी तो बनाना है ना सारी चीज़ें की, ताकि याद रहे। तो आप समझ लो, या तो टाइम टेबल इसको समझ लो, या समझ लो जैसे एक फ्लो चार्ट बनाते हैं कि कब हमें क्या ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन है हमारा, कौन सा कब हमें स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन है। वो सारी चीज़ें जब हम एक क्रम से कर लेते हैं तो वो हमारा ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन कहलाता है।
अपने ऑपरेशन को एक तरीके से प्लान करना सारे, कि हम इस समय ये करेंगे, इस समय हमारा जो है वो डाटा का डाटा कलेक्शन होगा, फिर उसके बाद जो है वो हमारा स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन जो है वो इस तरीके से होगा। वो पूरा प्लान करना जो है वो हमारा ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन में आता है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है डेटा कलेक्शन का। डेटा कलेक्शन क्या होता है कि जो हमने यानी जब हम अपनी रिसर्च को करने के लिए अपने सैंपल हम चूज़ कर लेते हैं, तो पॉपुलेशन चूज़ करते हैं, सैंपल चूज़ कर लेते हैं, है ना, जो इसे पिछले फॉर्मिंग रिसर्च डिज़ाइनिंग में तो उसके बाद हम उस सैंपल पर अपना जो भी हमारा हमने सपोज इन्वेंट्री बनाई है या हमने क्वेश्चनायर बनाया, जब हम उसको ऑपरेट करते हैं तो वो उसका जो भी हम सैंपल से लेते हैं वो हमारा डाटा कलेक्शन कहलाता है। अब डेटा कलेक्शन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। प्राइमरी डेटा कलेक्शन दो तरीके हैं, देखिए, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो होता है जो इसको हम खुद कलेक्ट करते हैं, है ना, हम खुद ऑपरेट करेंगे सैंपल के पास जाके और उससे खुद अपना मतलब कलेक्शन करके लाते हैं। सेकेंडरी डेटा वो होता है जिसको किसी दूसरे ने कलेक्ट किया हो और हम इसको ले लें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने उस रिसर्च में यूज़ कर लें। इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी ने, अगर मान लीजिए हमने किसी को डेटा कलेक्शन के लिए कह दिया और उसको अपनी इन्वेंटरी भेज दी, अपना क्वेश्चनायर भेज दिया, तो वो हमें कलेक्ट करके दे दे, वो कहलाएगा प्राइमरी ही डेटा। लेकिन सेकेंडरी डेटा वो होता है जब किसी और ने अपने लिए कोई डाटा कलेक्ट किया हो और उस डेटा को हम अपना यूज़ कर लें, वो हमारा सेकेंडरी डेटा कहलाता है। जो प्राइमरी डेटा है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड्स हैं, है ना, जो आपने बनाए हैं। अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स किसी और ने बनाए तो वो सेकेंडरी में आएंगे। पर्सनल है वो प्राइमरी में आ जाएगा। कोई पिक्टोरियल है जो आपने चूज़ किया है वो प्राइमरी डेटा में आ जाएगा, है ना। या ओरल टेस्ट वो है टेस्टिमनी, तो वो आपका प्राइमरी डेटा में आ जाएगा। बट सेकेंडरी डेटा में आपका जैसे एनसाइक्लोपीडिया है ना, रिव्यू ऑफ द जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं, ये सारी जो हैं वो सेकेंडरी डेटा में आ जाएंगी। अब जैसे सपोज़ कीजिए कि कोई रिसर्च है और उसमें अगर, जैसे हम ये कह दें कि हिस्टोरिकल रिसर्च है ना, तो अगर हम कोई पुरानी बात, कोई पुराना इतिहास की कोई पुरानी घटना खुद बैठ के सुन रहे हैं, तो और फिर उसको हम संग्रह कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा उसमें से काम का डाटा ले रहे हैं, तो वो हमारा प्राइमरी सोर्स है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात सुन रहे हैं जिसने भी किसी से सुना है ये बात, तो वो फिर हमारा सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। अब क्या है, अगला पॉइंट हमारा है नंबर 6, डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में हम सबसे पहले प्रोसेसिंग लेते हैं, यानी जो हमारा रॉ डाटा है ना, जो हमें मिला है कलेक्शन के बाद, वो हमारा रॉ डाटा कहलाता है। तो हम रॉ डाटा को ऐसे एज इट इज़ यूज़ नहीं करते, उसके आधार पे हम एनालाइज नहीं करते, क्योंकि हमें ये देखना होता है उन डाटा कलेक्शन में कि कहीं किसी ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है, किसी ने कोई वो पार्ट छोड़ तो नहीं दिया है जिसका कि हम चाह रहे थे। तो अगर ऐसा होता है तो हम दोबारा से उसको भरवा लेते हैं उस पर्टिकुलर बच्चे से, है ना। और उसके बाद हम उसको प्रोसेसिंग में डालते हैं, है ना। प्रोसेसिंग में सबसे पहले हम एडिटिंग हम इसी तरीके से करते हैं कि इन्फॉर्मेशन पूरी है कि नहीं, इनकम्प्लीट तो नहीं है, या कोई ऐसा तो नहीं कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, पूछा कुछ गया है और वो कुछ और डाल रखा है उसने, या कहीं कुछ छूटा हुआ रह गया हो, तो हम उसको कंप्लीट करके और फिर उसको अगला जो है वो कोडिंग में करते हैं। देखो, कोडिंग का मतलब ये होता है कि सपोज़ हमने टेलीविंग पैटर्न की इन्वेंटरी बनाई, है ना। तो अगर हमने हमारे रिसर्च में थी और हमने ये इन्वेंटरी बनाई, अब जब हम रिसर्च डिज़ाइन कर रहे थे और इन्वेंटरी अपनी हमने बनाई थी, तभी हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम उस इन्वेंटरी को 4 पार्ट्स में बांटेंगे। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कितने घंटे देखते हैं, किसके साथ देखना पसंद करते हैं, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ या भाई बहन के साथ, कौन सा प्रोग्राम्स देखते हैं, और सपोज़ ये 3 पार्ट्स में ही हमने बांटा,
है ना। तो सपोज हमने 30 क्वेश्चन बनाए और पहला सा अब कैसे इन्वेंटरी बनाते हैं, वो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, ये भी अपना एक अलग ही इसका वीडियो बनेगा। कि हम एकदम इन 3 कैटेगरी में बांट के क्रम से क्वेश्चंस नहीं देते, क्रम से आइटम नहीं देते हैं, हम उसको छितरा देते हैं। यानी 1 नंबर पे हमने कितने घंटे दे दिए अगर सपोज, तो हमने दूसरे नंबर पे दे दी कि किसके साथ देखना पसंद करता है, फिर एक तीसरे क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो दे दिया, फिर दे दिया समय का दे दिया। और ये अपने आप लिख के रख लेते हैं कि पहला, तीसरा, 8वां या 10वां या 30वां क्वेश्चन जो है वो कितने घंटे देख रहा है उससे रिलेटेड है। अब कोडिंग के समय ये चीज़ काम में आती है। जैसे जब हम उस इन्वेंटरी को कोड कर रहे होते हैं, एक एक इन्वेंटरी उसको एक एक डाटा कलेक्शन के उसको देख रहे होते हैं, तो हम उस इन्वेंटरी में ये देखते हैं कि पहला, तीसरा और 30वां जो है वो कहाँ कहाँ है, उन्होंने क्या क्या लिखा है ना, यस और नो लिखा है या क्या किस तरीके से लिखा है, तो वो कोडिंग करना कहलाता है। कोडिंग के हिसाब से हम बांट लेते हैं किसने कितने घंटे के लिए लिखी है, इस तरीके से कोड कर लेते हैं। फिर उस कोडिंग की हुई चीज़ों को हम एक टेबुलेशन बनाते हैं। जैसे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 का कितने घंटे देखी, किसके साथ देखी, और कौन सा प्रोग्राम पसंद आया, और उसको टेबुलेशन में लिख लेते हैं, है ना। एक एक क्वेश्चन उसको इन्वेंटरी को ले लेके चेक करो तो बहुत मुश्किल है, टेबुलेशन में फॉर्म में कर लेते हैं ताकि क्लियर समझ में आ जाए। उस टेबुलेशन के आधार पर हम ग्राफ बना लेते हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि डाटा डायग्राम, है ना। हम डायग्राम उसका बना लेते हैं ताकि हमारी क्लियर हो जाए ये बात कि समझ में आ जाए कि क्या इसका क्या एनालाइज निकल रहा है। अब हम क्या करते हैं कि डाटा एनालाइज के लिए आगे चलते हैं। यानी अब ये वो जगह है जहाँ पर कि हम अपने हाइपोथेसिस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। एरिया होता है जहाँ हम अपने हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। अब हम क्या करते हैं इसमें, अपनी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए हाइपोथेसिस जो बनी हुई है हमारी, है ना। देखो हाइपोथेसिस हमारी, हम जब भी रिसर्च करते हैं तो नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, है ना। एक तो होती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और एक होती है नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम H1 लेते हैं और जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम H0, है ना, से डिनोट करते हैं। अब जो नल हाइपोथेसिस होती है उसका मतलब ये होता है कि हम जो कह रहे हैं, है ना, वो बात बिल्कुल सही नहीं है ना। जैसे हम कहें कि संस्कृत और हिंदी के सब्जेक्ट्स के बीच में में संबंध है ना, एक अच्छा संबंध है, एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। या जैसे हम ये कहें कि जो बच्चों के अचीवमेंट हैं उनका संबंध पेरेंट्स के सोशल स्टेटस से नहीं है ना। जैसे हम ये कहें कि जो स्टडी हैबिट है उसका अचीवमेंट से संबंध है ना, बच्चों के एकेडमिक अचीवमेंट से संबंध है उसका, है ना, कि इस अच्छी स्टडी हैबिट्स होगी तभी अच्छा अचीवमेंट आएगा। लेकिन नल हाइपोथेसिस इसके बिल्कुल उलट बोलती है, वो बोलती है कोई संबंध नहीं है। और उसी को आधार बना के फिर हम ये सारी चीज़ें पूरा रिसर्च करते हैं, और आखिर में अगर हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि हाँ वाकई संबंध नहीं है, और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो हमारी बात सच हो जाती है ना, कि हाँ संबंध है ना। तो यहाँ हम इसको एनालाइज करते हैं, हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को एनालाइज करते हैं। ये सारी जो रिसर्च स्टैटिस्टिकल जो एनालाइज होती हैं ये सारी होती ही नल हाइपोथेसिस के लिए। नल हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम जो 7वां हमारा स्टेप है फाइंडिंग द कंक्लूजन। जनरली हम इसे 8 के साथ इंक्लूड कर देते हैं, बट फाइंडिंग द कंक्लूजन हमसे ये कहती है कि हम उसका जो हमारी नल हाइपोथेसिस है जो एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है उसके कारणों को लिखें, है ना। और उस कारण को लिखने के बाद उसको क्लियर करें, उसके उसके कारण को लिखें। जनरली हम जब रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो उस समय भी दे देते हैं, बट रिपोर्ट राइटिंग और ये फाइंडिंग द कंक्लूजन में अंतर ये है कि कंक्लूजन जब रिजल्ट्स निकाल रहे होते हैं तो यहाँ हम ये
नल। और जो हमारा राइटिंग द रिपोर्ट है उसमें हम सजेशंस फर्दर रिसर्चर्स के लिए क्या है, या हम जो भी हमारा मतलब शुरू से लेके आखिर तक का पूरा डिटेल। लेकिन यहाँ इस 7 पॉइंट पे हम केवल कंक्लूजन्स की बात करते हैं कि हमारा ये आया, ये हम। अब इसके बाद जो भी रिजल्ट आता है, एक्सेप्ट हो गई या रिजेक्ट हो गई नल हाइपोथेसिस, उसके आधार पे हम रिपोर्ट बनाते हैं जो लास्ट हमारा स्टेप होता है, और फिर उस रिपोर्ट में हम पूरा डिटेल देते हैं। तो इस तरह से हम जो रिसर्च रिपोर्ट है, जो हम रिपोर्ट बना रहे होते हैं, रिपोर्ट लिख रहे होते हैं, उसमें हम सारा पूरा डिटेल लिख लेते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस ये थी, ये प्रॉब्लम थी और ये हाइपोथेसिस थी, हमने ये हाइपोथेसिस बनाई थी, डाटा कलेक्शन किया था, फिर डाटा जब एनालाइज किया तो हमारी रिसर्च रिपोर्ट या तो एक्सेप्ट हुई या फिर रिजेक्ट हुई, और इसके आधार पे हम जो ये कह रहे थे ये बात सही है या गलत है। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हमारा रिसर्च पूरा होता है। वीडियो यदि पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट से प्यारा सा कमेंट दीजिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट उस बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पूरा डिटेल लिख दिया है, ईमेल आईडी डाल दिया, आप उससे ईमेल आईडी के थ्रू मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं।